सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू निदान टीचर्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है ये एक ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी में से थोड़ा सा पार्ट जो है वो एज अ चैप्टर आपके बुक में लिया गया है। ये नेल्सन मंडेला की जो स्टोरी है ये ऑटोबायोग्राफी है। एंड ऑटोबायोग्राफी सिर्फ उसे कहा जाता है जो पर्सन खुद अपनी लाइफ के बारे में जब बताता है या लिखता है। तो नेल्सन मंडेला जी ने अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखा है और उन्होंने अपनी बुक का नाम रखा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उसी ऑटोबायोग्राफी का एक थोड़ा सा पार्ट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया है कि किस तरीके से, आप सब जानते हैं नेल्सन मंडेला को। पहले तो नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका के जब वो प्रेजिडेंट बने थे तभी साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी माना गया था या हुआ था, आप कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले साउथ अफ्रीका में अपार्टीड नाम के एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा था, जिसके अंदर जो वाइट पीपल है वो ब्लैक पीपल को, रेशियल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर ऑफ द स्किन, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, राइट। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था जिसके अंदर जो ब्लैक्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन झेलना पड़ता था फ्रॉम वाइट्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते थे, यानी उनका बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, उत्पीड़न करते थे। तो किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने उन सब फ्रीडम, किस तरीके से अपने लोगों के लिए लड़ाई करी और उनकी कंट्री को फाइनली फ्रीडम दिलवाया, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है उसके अंदर से सिर्फ वो वाला पार्ट लिया गया है जिस दिन वो ओथ लेते हैं एज द प्रेजिडेंट ऑफ हिज कंट्री, राइट। अपार्थीड याद रखेंगे, अपार्थीड का मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसका मतलब होता है? अपार्टीड का मतलब। क्लियर? ग्रेट। नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। 10th May dawned bright and clear, and the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. तो 10 मई जो कि बहुत ही सुंदर और आप कह सकते हैं बहुत ही ब्राइट निकला था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज। यहाँ पर आई से किसका मतलब है? यहाँ पर आई है नेल्सन मंडेला, बिकॉज नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है तो नेल्सन मंडेला खुद ही अपनी कहानी सुना रहे हैं। तो यहाँ पर वो आई से कहना चाहते हैं नेल्सन मंडेला। तो यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ही ज़्यादा घिरा हुआ हूँ लोगों के, बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स से और बहुत सारे डिग्नेटरीज से, ठीक है, जो इनाग्रेशन से पहले अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑन द एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। कि ये जो गैदरिंग होने वाली है ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग हो सकती है साउथ अफ्रीकन सॉइल पर इंटरनेशनल लीडर्स की। क्लियर? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. जो सेरेमनी होने वाली थी वो होने वाली थी एक बहुत ही प्यारे एम्फीथिएटर के अंदर जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, रेडिश कलर के स्टोन से बना हुआ है। एंड एम्फीथिएटर मीन्स जिसमें बीच में स्टेज होता है और चारों तरफ स्टेप्स की तरह एकदम सीट्स लगी हुई रहती है। स्टेडियम में भी ऐसी ही होती है, स्टेडियम बीच में थोड़ा बड़ा होता है, एम्फीथिएटर में बीच में स्टेज लगा होता है। सो एम्फीथिएटर बना हुआ है जो कि यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया में बना हुआ है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, फॉर डिकेड्स दिस हैव बीन द सीड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब तक डिकेड्स तक, यानी बहुत सारे सालों तक, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, तो यहाँ पर डिकेड्स की बात हो रही है, यानी पता नहीं कितने सारे सालों तक दिस हैड बीन सीड ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। यहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कौन से लोग बैठ रहे थे? वाइट पीपल बैठ रहे थे। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब आज यहाँ पर एकदम रेनबो की तरह अलग अलग कलर्स के लोग दिखाई दे रहे हैं। रेनबो मीन्स रेड, येलो, पिंक नहीं, बट ऑफ डिफरेंट रेस। क्लियर? एंड द नेशन, डिफरेंट कलर्स के साथ साथ बहुत सारे अलग अलग नेशंस के भी लोग दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं। फॉर वॉट? फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए। किसके इंस्टॉलेशन के लिए? साउथ अफ्रीका की फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशन के लिए। ऑन द लवली ऑटम डे, उस दिन बहुत प्यारा ऑटम डे था, आई वॉज अकम्पनीड, मेरा साथ दिया बाय माई डॉटर ज़नानी, मेरे साथ जो थी वो कौन थी? मेरी डॉटर ज़नानी थी। हु इज़ सेइंग दिस?
हु इज़ द फादर ऑफ ज़नानी, इट्स नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरी डॉटर ज़नानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। तो मिस्टर डी क्लर्क जो कि पहले उन्होंने शपथ ली एज ए सेकेंड डिप्टी प्रेजिडेंट। देन थैबो म्बेकी वॉज स्worn इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट, और थैबो म्बेकी उन्होंने एज अ फर्स्ट डिप्टी प्रेजिडेंट क्या ली, शपथ ली। स्वॉर्न का मतलब होता है शपथ लेना, शपथ लेना, क्लियर, शपथ लेना। So when it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of Republic and its people, to assemble guests and the watching world. तो जब नेल्सन मंडेला की टर्न आती है, when it was my turn, I pledged to obey, तो मैंने उनके सामने शपथ ली कि मैं हमेशा अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूँगा, उसे बनाए रखूँगा एंड अपने आप को पूरे तरीके से अपने लोगों के लिए और अपनी कंट्री के लिए न्यौछावर कर दूँगा। दिस असेंब टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड, तो जो लोग वहाँ पर असेंबल्ड थे उन सभी को और जो दुनिया देख रही थी उन सबको मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, कि आज हम सब अपनी प्रेजेंस से यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं यश और एक नई आशा, इस नई जन्मी आज़ादी को। ये जो नई आज़ादी अभी साउथ अफ्रीका को मिली है, इसे हम यश प्रदान कर रहे हैं अभी यहाँ पर मौजूद होकर। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, कि एक ऐसा ह्यूमन डिजास्टर, एक ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो बहुत लंबा चला, उसके एक्सपीरियंस से बाहर निकल कर आ रही है। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, एक ऐसी सोसाइटी उससे बाहर निकल कर के आ रही है, या उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से एक ऐसी सोसाइटी का जन्म हो रहा है जिसके ह्यूमैनिटी पर, जिसकी इंसानियत पर अब सभी लोगों को क्या होगा, गर्व होगा। We who were outlaws not so long ago, कि हम जिन्हें अवैध माना जाता था अभी बहुत लंबे समय पहले ही नहीं, यानी अभी थोड़े समय पहले ही हमें अवैध माना जाता था, इलीगल माना जाता था, have today been given the rare privilege to host the nations of the world on our own soil, और उनको आज ये rare privilege, ये rare या दुर्लभ मौका दिया जा रहा है कि हम अपनी ही सॉइल पर खड़े होकर दुनिया के अलग अलग नेशंस को क्या कर पा रहे हैं, होस्ट कर पा रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having coming to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। तो मैं यानी हम सब आपको धन्यवाद देते हैं जो भी इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ पर आए हैं, इस बात की ओनरशिप लेने के लिए कि हमारी कंट्री के लोगों के साथ इस बात की ओनरशिप लेने के लिए कि ये जो अभी अभी नया बॉर्न हुआ है, या जो सोसाइटी नई बॉर्न हुई है, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अभी अभी ख़त्म हुआ है, ये एक कॉमन विक्ट्री है। किसकी कॉमन विक्ट्री है? ये विक्ट्री है जस्टिस की यानी न्याय की, ये विक्ट्री है पीस की, और ये विक्ट्री है ह्यूमन डिग्निटी की यानी हमारे खुद के सम्मान की। ये सभी लोगों के लिए, इट्स नॉट फॉर ओनली साउथ अफ्रीकाज पीपल, इट इज़ फॉर एवरीवन, ऐसा नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, कि फाइनली हम लोग आज़ाद हो चुके हैं इस पॉलिटिकल इमांसिपेशन से। पॉलिटिकल इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन यानी किसी भी तरीके की बंदिशों से अब हम लोग पूरे तरीके से आज़ाद हो चुके हैं। और यहाँ पर किसी भी तरीके की बंदिश नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिकली पॉलिटिकल इमांसिपेशन यानी जो पॉलिटिकली रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ब्लैक्स के ऊपर, उन सबसे फाइनली ब्लैक्स क्या हो चुके हैं, आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है। वी प्लेज टू लिबरेट ऑल आर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, कि हम यानी आज कसम खाते हैं या शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को पूरे तरीके से आज़ाद कर देंगे। किससे आज़ाद कर देंगे? ये जो कंटिन्यूसली चला आ रहा बंधन है, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो उत्पीड़न का हो, चाहे वो अत्याचार का हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या किसी भी और तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो, इन सारे डिस्क्रिमिनेशन से हम लोग क्या कर देंगे, हमारे लोगों को आज़ाद कर देंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, और कभी 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 नहीं अब इस पूरी ब्यूटिफुल लैंड को दोबारा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा इतना खतरनाक तरीके से अत्याचार कि कोई एक किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार कर रहा है। The sun shall never set on so glorious a human disaster achievement. Let freedom reign. God bless Africa. कि अब ये जो सूरज निकला है, ये जो आज़ादी का सूरज निकला है, ये जो एक बहुत ही यश से भरी हुई ह्यूमन अचीवमेंट हुई है, अब इसका सूरज कभी भी नहीं ढलेगा।
अब यहाँ आज़ादी को राज करने दो और जो गॉड है वो किसको ब्लेस करे, अफ्रीका को। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. उसके थोड़े ही पल बाद, a few moments later, great, तो थोड़े ही पल बाद सभी लोगों ने अपनी आंखें ऊपर करी और देखा कि साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स जो है वो एकदम परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे हैं ऊपर की तरफ। स्पेक्टिकुलर अरे का मतलब बहुत ही शानदार पिन पॉइंट डिस्प्ले लगाया हुआ है उन्होंने आकाश में यूनियन बिल्डिंग्स के जस्ट ऊपर, ठीक है। और ये सब कब होता है, ये सब जस्ट नेल्सन मंडेला की स्पीच खत्म होने के बाद। It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. और ये सिर्फ एक पिन पॉइंट प्रिसीशन ही नहीं है कि ये सिर्फ एक डिस्प्ले ही नहीं है जो बहुत ही नीटली दिखाया गया है, बल्कि ये मिलिट्री की लॉयल्टी है। ये मिलिट्री अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहती है डेमोक्रेसी की तरफ एंड उसके साथ साथ ही उस नई गवर्नमेंट की तरफ जो एकदम फ्रीली और फेयरली इलेक्ट की गई है। Only moments before, the highest generals of South Africa Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyalty. और थोड़े ही पल पहले, अभी जब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच डिलीवर करने के लिए आए थे, तब साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के और पुलिस फोर्स के जितने भी हाईएस्ट जनरल्स हैं, उन सारे के सारे जनरल्स जिनके पास बहुत सारे मेडल्स, बहुत सारे स्टार्स हैं, जिनके रिबन्स और मेडल्स से उनकी पूरी की पूरी छाती यानी चेस्ट भरी हुई है, उनकी यूनिफॉर्म पे आपने देखा होगा बहुत सारे मेडल्स लटके हुए रहते हैं, तो वो लोग सल्यूट कर रहे थे और प्लेज कर रहे थे अपनी लॉयल्टी को टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकाज न्यू गवर्नमेंट। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. लेकिन मैं इस बात से भी बिल्कुल अनजान नहीं हूँ कि अभी थोड़े सालों पहले ही इन्होंने मुझे सल्यूट नहीं बल्कि मुझे अरेस्ट किया था, right? Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South Africans flag. और फिर एक वी शेप बनाते हुए जेट्स वहाँ से निकलते हैं एंड वो ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के अलग अलग कलर्स के स्मोक छोड़ते हुए निकलते हैं। साउथ अफ्रीकन के नए फ्लैग के कलर्स है ये। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 national anthems एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग कोसी, सिकलिल, आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। तो उस दिन, वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक, आप कह सकते हैं कि वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक है, क्योंकि उस दिन हमारी कंट्री के दोनों नेशनल एंथम्स प्ले किए गए थे। सबसे पहला तो वाइट लोग जो गाते थे कोसी, सिकलिल, आई अफ्रीका, एंड जो ब्लैक्स गाते थे डाई स्टेम, जो कि रिपब्लिक का ओल्ड एंथम भी था। सो ऑल्दो दैट डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे हैड वंस डिस्पाइज्ड, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट। हालांकि उस दिन मैक्सिमम लोगों को, यानी वाइट्स को ब्लैक्स का और ब्लैक्स को वाइट्स के एंथम के लिरिक्स लर्न नहीं थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नेशनल एंथम से अब तक नफरत कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब बहुत जल्द इन सभी लोगों को इन नेशनल एंथम्स के जो लिरिक्स हैं वो बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे, यानी प्रॉपरली लर्न हो जाएंगे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। इनॉग्रेशन के दिन मैं पूरे तरीके से हिस्ट्री से भर गया था, यानी इतिहास से, मतलब इतिहास मेरे अंदर उमड़ के आ रहा था। वाई? In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, कि 20th century के first decade के अंदर जब एंग्लो-बोयर वॉर हुई थी उसके ही कुछ सालों बाद और मेरे बर्थ के कुछ सालों पहले, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो उस वक्त क्या हुआ, जो वाइट स्किन लोग थे उन्होंने अपने बीच में जितने भी डिफरेंसेस थे, यानी इधर वाले वाइट्स और इधर वाले वाइट्स, सब लोग एक तरफ आ गए, उन्होंने पैचअप कर लिया पूरे तरीके से और उन्होंने एक नया सिस्टम ला करके खड़ा कर दिया जो कि रेशियल डोमिनेंस का सिस्टम था, जो वो किसके खिलाफ ला करके खड़ा कर दिया, उन्होंने अपने ही धरती, अपने ही लैंड, अपनी ही कंट्री के लोग जो कि डार्क स्किन थे, जिनके कलर्स डार्क थे, जो ब्लैक्स थे, उनके खिलाफ उन्होंने रेशियल डोमिनेशन ला करके खड़ा कर दिया कि ये लोग नीचे हैं और हम लोग ऊपर। द स्ट्रक्चर दे हैव क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज़ द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। और तब बनी दुनिया की सबसे, या फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया में
जो दुनिया ने कभी जानी नहीं हो, इतनी क्रूर, इतनी बुरी, इतनी कठोर एक सोसाइटी बनी उस वक्त, जिसमें अपने ही लोगों पर लोग क्या कर रहे थे, ऑपरेशन कर रहे थे, ऑपरेशन, अत्याचार कर रहे थे, इनह्यूमेन, जहाँ पर कोई ह्यूमैनिटी नहीं होती, दैट इज़ इनह्यूमेन. नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, लेकिन अब 20th सेंचुरी के ही लास्ट डिकेड के अंदर और मेरे खुद के एज द 8th डिकेड, यानी अभी नेल्सन मंडेला कितने ईयर्स के हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 80. That system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. लेकिन अब वो पूरा का पूरा सिस्टम, अब दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न, लेकिन अब वो पूरा का पूरा सिस्टम पलट गया है, और वो भी हमेशा के लिए पलट गया है. अब यहाँ पर ऐसे सिस्टम से सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया है जहाँ पर सारे लोगों के राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, सारे लोगों के फ्रीडम्स का ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो कोई से भी स्किन कलर के लोग हो, चाहे वो कोई से भी जेंडर के लोग हों. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. लेकिन ये जो दिन आया है, ये उन unimaginable sacrifices से आया है जो हज़ारों की संख्या में मेरे लोगों ने की है. ठीक है, हज़ारों की संख्याओं में मेरे लोगों ने जब बलिदान किया है, उनके साथ सफरिंग्स हुई है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, उनकी जो सफरिंग्स और उनका जो करेज है, जिसको आप कभी भी दोबारा पे नहीं कर सकते, उसकी वजह से आज हम ये दिन देख पा रहे हैं. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर मी. कि मुझे उस दिन भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ जैसा कि पहले महसूस होता था, कि मैं और कुछ नहीं बल्कि उन सारे अफ्रीकन पैट्रियट्स के जो बलिदान है उसका ही एक सम हूँ, जो मेरे से पहले चले गए हैं. That long and noble line ended and now began again with me. कि वो एक लंबी और नोबल लाइन ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब वो मेरे साथ फिर से शुरू हो गई है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. मुझे दर्द होता है इस बात को सोच करके कि अब मैं उन्हें धन्यवाद नहीं कर सकता, और साथ ही साथ अब वो यहाँ है भी नहीं कि वो ये देख सके कि उनके जो सैक्रिफाइसेस है वो एक्चुअली क्या लेकर आ गए हैं, उनके सैक्रिफाइसेस ने क्या कर दिया है. उनके सैक्रिफाइसेस ने फाइनली साउथ अफ्रीका को क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है. द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. इस पॉलिसी ऑफ अपार्थीड ने बहुत ही लंबा और गहरा चोट मेरी कंट्री और मेरे लोगों पर छोड़ी थी. ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशन्स, कि हमें बहुत सारे साल लगेंगे, अगर जनरेशन भी नहीं कहें तो हमें बहुत सारे साल लगेंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरी चोट से उभरने में. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड the Oliver Tambos, the Walter Sicilis, the Chief Lithulis, and the Yusuf Dadus, the Bram Fishers and the Robert Sobequist of our time. लेकिन दूसरी ही तरफ अगर देखा जाए तो ये इतने सालों की जो ऑपरेशंस, अत्याचार थे, जो क्रूरता हम पर दिखाई गई थी, उसका एक दूसरा इफेक्ट ये नज़र आया है कि इन सारे ऑपरेशंस और ब्रुटैलिटी की वजह से ही हमारी धरती या हमारे साउथ अफ्रीकन सॉइल पर ऐसे लोग पैदा हुए हैं. मैन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. कि ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिनमें इतनी हिम्मत, इतनी बुद्धि और इतनी जेनरोसिटी थी, इतनी उदारता थी कि शायद अब ऐसे लोग कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे. Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. हो सकता है शायद जितना अत्याचार उन्होंने झेला, जितने डेप्थ में उन्होंने अत्याचार झेला, उसी की वजह से इतनी ऊंचे उनके कैरेक्टर्स बने. शायद रिक्वायरमेंट होती होगी उतने अत्याचारों की, उतनी कैरेक्टर्स बनाने के लिए, उतनी हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स बनाने के लिए. माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. कि मैं कहता हूँ कि मेरी जो कंट्री है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स और जेम्स में जो धरती के नीचे पाए जाते हैं. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल. लेकिन मैंने हमेशा ये माना है या जाना है कि किसी भी कंट्री की सबसे अच्छी या सबसे ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, उसके लोग. फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, उसके लोग जो बहुत एकदम प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा अच्छे और सच्चे हैं. इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कि ये मेरे साथी ही थे जो मेरे साथ इस स्ट्रगल में, संघर्ष में साथ खड़े थे, जिनसे मैंने करेज का मीनिंग जाना है. किसका मीनिंग? करेज का.
टाइम एंड अगैन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. मैंने देखा है बार बार मैन एंड वुमेन को एक आइडिया के लिए अपनी जान को रिस्क में डालते हुए या अपनी जान देते हुए. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग. मैंने देखा है लोगों को अटैक्स और टॉर्चर पे बार बार सामने आकर के खड़े हो जाना बिना टूटे. शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रिजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन. एक ऐसी ताकत और एक ऐसी रिजिलियंस दिखाते हुए जो आप सोच भी नहीं सकते. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. मैंने उनसे ही सीखा है या उनसे ही ये बात जानी है कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज यानी ताकत या फिर बहादुरी का मतलब ये नहीं है कि आप में डर नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. लेकिन आप जब उस डर पर जीत पा लेते हैं वही आपकी असली ताकत है. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड बट ही हु कन्क्वेयर्स दैट फियर. कि एक बहादुर आदमी वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि एक बहादुर आदमी वो है जो अपने डर पे जीत पा लेता है. यू नो, रिमेंबर माउंटेन ड्यू, डर के आगे ही जीत है. जस्ट किडिंग. नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो किसी दूसरे से नफरत करता हुआ पैदा नहीं होता, स्पेशली बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. की दूसरे इंसान के स्किन का कलर अलग है या उसका बैकग्राउंड अलग है या उसका रिलीजन अलग है, इसलिए मैं पैदा होते ही उससे नफरत करूँ. नो, पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोग नफरत करना सीखते हैं. एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं देन हम उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. क्योंकि प्यार जो कि अच्छी फीलिंग है वो बहुत ही नेचुरली ह्यूमन हार्ट के अंदर आ जाती है, जबकि नफरत को पैदा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का एफर्ट डालना पड़ता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यानी सबसे बुरे टाइम पर भी जेल में, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को एकदम हमारी लिमिट्स तक ऑपरेस किया जा रहा था कि अब ज़्यादा नहीं झेल सकते हम या अब तो बिल्कुल नहीं झेल सकते वाले लिमिट्स तक. आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड. इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. तब मैंने हमारे जेल के बाहर खड़े हुए गार्ड की आंखों में एक इंसानियत की झलक देखी थी. देखी वो भले मैंने एक ही सेकंड के लिए थी, लेकिन वो एक सेकंड की झलक, इंसानियत की झलक, वो काफ़ी थी मुझे ये यकीन दिलाने में कि हाँ, अच्छाई अभी भी ज़िंदा है और मुझे अपनी लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए. मेन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश. क्योंकि इंसान की अच्छाई एक ऐसी फ्लेम या फिर आप कह सकते हैं चिंगारी की तरह है जिसे आप छुपा तो सकते हो लेकिन जिसे आप मिटा नहीं सकते. एक्सटिंग्विश्ड का मतलब जिसे आप ख़त्म नहीं कर सकते. इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन. की ज़िंदगी में हर इंसान के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं. ऑब्लिगेशंस मीन्स कर्तव्य होते हैं. ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ, टू हिज चिल्ड्रन. एक कर्तव्य होता है अपनी फैमिली की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ. एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री. और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है उसके लोगों की तरफ, उसकी कम्युनिटी की तरफ, उसकी कंट्री की तरफ. दो ऑब्लिगेशन, दो कर्तव्य होते हैं. इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. की अगर एक नॉर्मल सोसाइटी की बात करें या फिर आप कह सकते हैं कि एक विनम्र, प्यारी, सही चलने वाली सोसाइटी के बारे में बात करें, तो ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज़. तो एक इंसान को पूरा हक है कि वो जिस भी तरफ उसका झुकाव है या एबिलिटी है उस हिसाब से वो अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में स्पेशली मेरे जैसे जन्मे या मेरे जैसे कलर वाले लोगों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है इन दोनों ही ऑब्लिगेशंस को पूरा करना. इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated. कि मेरे जैसे जन्मे इंसान के लिए अगर साउथ अफ्रीका में वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह भी रहने की कोशिश करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाती है और उसे सभी लोगों से अलग कर दिया जाता है. इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped off from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो साउथ अफ्रीका जैसे लोग में अगर मेरा जैसा कोई अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, कि मेरा जैसा कोई इंसान अगर अपने लोगों की तरफ अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में लगा हुआ है तो उसको बिल्कुल पूरे तरीके से हटा दिया जाएगा अपनी फैमिली से दूर, उसके घर से, उसको मजबूर कर दिया जाएगा कि वो अपनी लाइफ अकेले जिए. यानी आप देख सकते हैं एकदम सीक्रेटली वो अपनी लाइफ जिए और विद्रोह के रूप में जिए.
इट डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई पीपल, कि मैंने शुरुआत में ही अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखा था. But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन जब मैंने अपने लोगों को के लिए सेवा करना स्टार्ट किया या उनकी मदद करना स्टार्ट किया, तब मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है मेरी ऑब्लिगेशंस को एज अ बेटा, एज अ भाई, एज अ फादर एंड एज अ हस्बैंड पूरी करने में. आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, कि जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे अंदर कोई भूख नहीं थी कि मुझे फ्री रहना है या मुझे फ्री होना है या मुझे आज़ादी चाहिए. आई वॉज बॉर्न फ्री, क्योंकि मैं जब पैदा हुआ था तब मैं आज़ाद ही था. फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, हर तरीके से आज़ाद था, जितने भी तरीके के मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मैं आराम से अपनी माँ के घर के या आप कह सकते हैं झोपड़ी के आसपास खेतों में भाग सकता था. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरी विलेज से बहने वाली उस नदी या आप कह सकते हैं उस धारा के अंदर नहाने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था, उसमें स्विम करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था. फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, रात को भुट्टे सेकने में या फिर आप कह सकते हैं मक्का सेकने में मैं बिल्कुल फ्री था. रोस्ट करने के लिए, मक्का रोस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री था. एंड उसके साथ साथ ही वो धीरे धीरे चलने वाले जो बैल है उनके ऊपर बैठ करके उनकी राइड और सवारी करने के लिए भी मैं बिल्कुल फ्री था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड. जब तक मैंने अपने पापा और मेरी ट्राइब के जितने भी कस्टम्स थे उनको फॉलो किया, उनका पालन किया, तब तक मुझे किसी भी इंसान के या भगवान के बनाए हुए कानून ने परेशान नहीं किया था. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, लेकिन उसके बाद जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ, मुझे ये पता चली चीज़ें कि ये जो बॉयहुड का फ्रीडम या ये बचपन का जो फ्रीडम मैं इन्जॉय कर रहा था, ये सब एक इल्यूजन है, ये सब एक भ्रम है. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं एक यंग मैन हुआ तो मैंने डिस्कवर किया कि मेरी जो फ्रीडम है वो ऑलरेडी मुझसे छीन ली गई है. That I began to hunger for it, और तब मेरे अंदर आज़ादी की भूख जागी. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, कि जब मैं एक स्टूडेंट था तब, मतलब पहली बार जब मैं एक स्टूडेंट था तब मुझे सिर्फ मेरे लिए फ्रीडम्स चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज. कैसी फ्रीडम्स? ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, यानी ऐसे फ्रीडम्स जो थोड़े समय के लिए उसके पास थी, जैसे वो रात को जब चाहे तब रुक सकता है, जो उसकी मर्जी हो वो पढ़ सकता है, जहाँ उसकी मर्जी हो वहाँ वो जाए. लेटर एज अ यंग मैन इन जॉनसबर्ग, लेकिन जब वो एक बड़ा आदमी हुआ, वो जॉनसबर्ग में था, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो उसकी लालसा और बड़ी और वो एक बेसिक और ऑनरेबल यानी सम्माननीय फ्रीडम्स चाहता था अपने लिए. ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि वो जितनी क्षमता रखता है उतने क्षमता का वो काम कर सके. ऑफ अर्निंग माई कीप, जो जितना वो अपनी फैमिली को आराम से ज़िंदगी गुजारने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है वो कमा कर दे सके. ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, शादी कर सके और एक अपनी फैमिली बना सके. दैट फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी फ्रीडम जिसको एक कानूनी तौर पर कानूनी बेस्ड ज़िंदगी जीने के लिए किसी के भी ऑब्स्ट्रक्शन की ज़रूरत ना हो, यानी कोई बाधा नहीं आए उसकी ज़िंदगी जीने में. बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री. लेकिन धीरे धीरे उसने रियलाइज़ करना स्टार्ट किया कि सिर्फ वही नहीं है जो फ्री नहीं है, बल्कि उसके जैसे दिखने वाले उसके भाई और बहन यानी और जो लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, वो लोग भी फ्री नहीं हैं. आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड. उसने देखा कि सिर्फ उसकी ही आज़ादी नहीं है जिसको कम किया गया है, उसको रिड्यूस किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उसके जैसे दिखने वाले हर एक इंसान की आज़ादी को छीन लिया गया है या कम कर दिया गया है. दैट इज़ वैन आई जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. और तब नेल्सन मंडेला ने क्या ज्वाइन किया? तब नेल्सन मंडेला ने ज्वाइन किया अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल. और तब जब उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, तब उनकी खुद की जो फ्रीडम उनको खुद के लिए चाहिए थी, जो खुद की फ्रीडम की भूख थी, वो बड़ी हो गई. और अब उनको सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उनको अपने पूरे लोगों के लिए क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए. It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life. और मेरी लाइफ में जितने भी सारे चेंजेस हुए हैं, ये इसलिए नहीं हुए क्योंकि वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ाई कर रहे थे, बल्कि वो ये उच्च इच्छा की वजह से हुए हैं कि उनके जितने भी लोग हैं, यानी जितने भी ब्लैक पीपल हैं, उनको आज़ादी मिले अपनी लाइफ को प्रॉपरली सेल्फ रिस्पेक्ट और सम्मान के साथ जीने की. ये सारे चेंजेस उनकी लाइफ में उस एक डिज़ायर की वजह से ही आए हैं कि वो अपने लोगों को आज़ादी दिलाना चाहते हैं फ्रॉम दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी विच इज़ नोन एज अपार्थाइड दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन. तो
क्या एनिमेशन हुआ उनकी लाइफ में, क्या चेंज हुआ उनकी लाइफ में, क्या रोमांच आया उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में एक डरे सहमे यंग मैन को एक बहुत ही बहादुर से यंग मैन में बदल दिया है। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक क्रिमिनल में बदल दिया है। दैट टर्नड आउट अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, एक फैमिली से प्यार करने वाले हस्बैंड को एक ऐसे इंसान में बदल दिया है जिसका रहने के लिए अब कोई घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक, और एक ज़िंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक मंक यानी एक साधु की तरह रहने पर मजबूर कर दिया है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर और लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड देन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। कि मैं बहुत ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ कि अपना बलिदान दे दूँ। मेरे जितना वर्चुअस और मेरे जितना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग इंसान दूसरा आदमी भी है जो मेरे बगल में है या जो मेरे साथ है, लेकिन मैंने ये देखा है दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय। लेकिन मैं अगर मान लो नहीं भी लड़ रहा हूँ तो मैं उन फ्रीडम्स को, जो थोड़ी बहुत फ्रीडम्स हमको दी गई है, उनको इन्जॉय भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो लोग हैं वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है। जो उनको अलाउ की गई है फ्रीडम्स, उनको भी वो इन्जॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके लोग फ्री नहीं है अभी। फ्रीडम इज़ इंडिविजिबल, क्योंकि जो फ्रीडम, जो आज़ादी है वो अभाज्य है। ऐसा नहीं है कि इसको दे दी गई है और इसको नहीं दी गई है। अगर दी जाएगी तो सबको, और नहीं दी जाएगी तो किसी को नहीं, राइट। एंड द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, कि अगर किसी एक इंसान को भी किसी बंदिश में रखा गया है तो वो बंदिश सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं है बल्कि सभी लोगों के लिए है। चेन्स का मतलब यहाँ पर बंदिशों से है। बांध दिया ना किसी एक इंसान को, तो वो एक को नहीं बांधा गया है, वो सबको बांधा गया है। एंड द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और अगर सबके ऊपर बंदिशें लगी हुई है तो वो सारी बंदिशें मेरे ऊपर भी लगी हुई है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि मुझे पता है जितना एक उत्पीड़न सहने वाले को आज़ादी की ज़रूरत है ना, उतनी ही आज़ादी की ज़रूरत एक ऑपरेशन करने वाले को भी है। जो अत्याचार कर रहा है उसको भी उतनी आज़ादी की ज़रूरत है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीन रहा है वो भी नफ़रत की जेल में बंद है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness, और वो जो आदमी है जिसने दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीन रखा है या ले रखा है, वो किसके सलाखों में बंद है? वो सलाखों में बंद है छोटी सोच, और आप कह सकते हैं कि हेट्रेड के सलाखों में बंद है, ठीक है। और नफ़रत, चारों तरफ से नफ़रत ने उसको घेर रखा है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैंने किसी और की आज़ादी को छीन रखा है या ले रखा है तो मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन अवे, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से जिसकी फ्रीडम आपने छीन ली है वो इंसान आज़ाद नहीं है, उसी तरीके से जिसने उस इंसान की फ्रीडम को छीना है वो भी आज़ाद नहीं है। द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, कि जिस तरीके से एक उत्पीड़न करने वाला, ठीक है, और एक उत्पीड़न सहने वाला, दोनों को ही किसने लूट लिया है? दोनों को ही इंसानियत ने लूट लिया है। एक ने दूसरे की आज़ादी छीन ली है और दूसरा जो है वो लड़ रहा है उससे अपनी आज़ादी के लिए। सो बोथ ऑफ देम आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, वो अपनी इंसानियत के खुद लूट ले गए हैं, उनकी इंसानियत ने उनको लूट लिया, उनकी इंसानियत ख़त्म हो गई है। सो दिस इज़ योर चैप्टर नेल्सन मंडेला। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। एक बार आप इस चैप्टर को खुद से रीड आउट करेंगे, देखेंगे अगर कोई वर्ड मीनिंग आपको नहीं समझ आ रहा है या किसी वर्ड के मीनिंग को समझने में आपकी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी पैराग्राफ जिसको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बिलो, आई विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो।